इजरायली आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जमीर का बड़ा बयान आया है। ताजा हालात की उन्होंने समीक्षा की है। ईरान के खिलाफ बहुआयामी लड़ाई की तैयारी की जा रही है। इजरायली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जमीर का ये बयान आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ताजा हालात जिस तरह के बने हुए हैं इजराइल और ईरान के बीच, उसकी समीक्षा की गई है और ईरान से बहुआयामी लड़ाई की तैयारी की जा रही है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के साथ शांति वार्ता पर ट्रंप का बयान। ईरान एटमी हथियार के मुद्दे पर राजी नहीं हुआ था। ईरान राजी न हुआ तो समझौता नहीं होगा। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे तो ईरान कभी परमाणु हथियार बना नहीं पाएगा, ऐसा हम होने नहीं देंगे, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इसे बड़ी वजह बता रहे हैं समझौते का जो राउंड था, पहला राउंड था जिसमें समझौता होने की उम्मीद जताई गई थी, वो राउंड असफल क्यों हुआ, वो इसे इसकी बड़ी वजह बता रहे हैं। ईरान से वार्ता में अमेरिका इजराइल में मतभेद सामने आ गया है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की चिंता है। अमेरिका चाहता है कि एटमी वेपन ईरान ना बनाए। अमेरिका के पूर्व उप विदेश मंत्री जेफरी फेल्टमैन ने कहा, अमेरिका और इजराइल की रणनीति में यह बड़ा अंतर है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम की तुलना में उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर इजराइल और अमेरिका के बीच बड़ी असहमति है। इजराइल और कुछ खाड़ी देश ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को बहुत बड़ा खतरा मानते हैं और अमेरिका की जो सबसे बड़ी चिंता है वो है ईरान का परमाणु हथियार बनाना। यानी इस मुद्दे को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद नजर आ रहे हैं। तो देखिए, सवाल यही है कि क्या ईरान के मुद्दे पर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच भी टकराव की स्थिति बन रही है? क्या दावा है ये देखिए। ईरान से युद्ध में यूएस इजराइल की रणनीति में अंतर। अमेरिका और इजराइल की बात करें तो देखिए क्या फर्क नजर आ रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि ईरानी यूरेनियम खत्म करना उसकी प्राथमिकता है, जबकि इजराइल की बात करें तो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ईरान इजराइल के लिए बड़ी चिंता है और उसके लिए वो बड़ी प्राथमिकता है। अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना उसका मकसद है। इजराइल की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना चाहता है इजराइल। नेतन्याहू की यही सोच है। दावा किसने किया है? यूएस के पूर्व उप विदेश मंत्री जेफरी फेल्टमैन ने दोनों के मतभेद का दावा किया है और जेफरी मिडिल ईस्ट में भी कई अहम भूमिका निभा चुके हैं और उनकी तरफ से ही, उनके हवाले से ये बात कही गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसके मायने क्या है? ईरान में दोनों एक साथ जंग में, लेकिन दोनों का टारगेट अलग अलग है, दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं। ईरान युद्ध में अमेरिका इजराइल की कमजोरी भी सामने आई है, वो भी दुनिया ने देखी और मतभेद भविष्य की रणनीति और डील पर असर डाल सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं। ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा, दूर तक हमला करने में सक्षम है ईरान। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं टेल अवीव, जहां से हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जरा ये बताइए, ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के दबाव के चलते उन्होंने इतनी बड़ी जंग छेड़ दी ईरान के खिलाफ, ये जो मतभेद हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल के लिए मिसाइल प्रोग्राम एक बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन अमेरिका के लिए ईरान के परमाणु हथियार सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर उस पर समझौता हो जाता है, अगर ईरान मान जाता है, तो शायद अमेरिका आगे जंग ना खींचे। ये मतभेद आपको इजराइल में रहकर क्या नजर आ रहे हैं और कहां तक जाते दिख रहे हैं? देखिए, इजराइल शुरू से ये कह रहा था कि ईरान के पास एक बड़ी ताकत हो गई है और ईरान ने जिस तरीके से अपने मिसाइल, खास करके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है, मिसाइल सिटी बनाई है, उसकी वजह से इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऊपर से ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वजह से तो इजराइल के अस्तित्व को ही मिटा देने की कोशिश है। ये बात इजराइल कह रहा था। अब जब ये 40 दिन की जंग हुई या उससे पहले जो 12 दिन की जंग हुई थी, अब पूरी दुनिया ने ये बात तो देख लिया कि ईरान के पास सच में मिसाइल है,
पहले तो लोगों को लग रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू ईरान का डर दुनिया को दिखा रहे हैं, लेकिन अब सबको ये दिख गया कि ईरान के पास सच में ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जिससे न केवल इजराइल को बल्कि ईरान के पड़ोस में जो तमाम दूसरे अरब मुल्क हैं उन पर भी ईरान ने जब हमले किए तो अब ईरान के उन पड़ोसी मुल्कों को भी डर लगने लगा है। जो बात इजराइल कह रहा था अब वो पड़ोसी मुल्क भी देखने लगे हैं कि ईरान के पास एक से बढ़कर एक हथियार है। अब ऐसी स्थिति में ये कहना कि अमेरिका केवल और केवल परमाणु कार्यक्रम पर ही कंसर्न रहेगा, ये इजराइल को मंजूर नहीं है और ना ही अब अरब मुल्कों को मंजूर है। अब अरब मुल्क और इजराइल, अब तक तो इजराइल की केवल चिंता होती थी, अब इजराइल और इसके साथ साथ सभी अरब मुल्क ये चाहते हैं कि ईरान के पास इतनी ताकत ना हो, क्योंकि अगर इतनी ताकत होगी तो 40 दिन के जंग के बाद जो ईरान अमेरिका से अभी नहीं डर रहा है, सोचिए वो अरब मुल्कों का क्या करेगा। उन्हें कहेगा कि इस इलाके का सबसे बड़ा दादा मैं हूँ, सबसे बड़ा सुपर पावर मैं हूँ और मेरे हिसाब से अब सऊदी को, यूएई को, कतर को, बहरीन को चलना होगा। इसीलिए ये स्थिति और ज़्यादा जटिल हो गई है। युद्ध के बाद ये स्थिति ज़्यादा जटिल हो गई है और अब न केवल इजराइल बल्कि अरब मुल्क भी चाहते हैं कि ईरान को कमज़ोर करना पड़ेगा, ईरान को निशस्त्र करना पड़ेगा। सबसे पहले परमाणु कार्यक्रम बंद किए जाए, फिर मिसाइल कार्यक्रम बंद किए जाए, ताकि इस बात की गारंटी हो कि ईरान फिर कभी इजराइल या अरब मुल्कों पर हमला नहीं करेगा। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा पेश तो यही है कि चाहे वो परमाणु कार्यक्रम हो या फिर मिसाइल प्रोग्राम हो, दोनों पर ईरान डटा हुआ है। इस पर कहीं से भी वो कदम पीछे खींचने को अब तक तो तैयार नहीं दिखाई देता, यानी कि ना अमेरिका और ना ही इजराइल दोनों की प्राथमिकताओं पर वो विचार करता दिख रहा है। और देखिए, नाकेबंदी पर सऊदी अरब की अमेरिका से अपील, नाकेबंदी से पीछे हट जाए, सऊदी अरब ने कहा है। ईरान तेल सप्लाई का एकमात्र रास्ता भी बंद कर देगा। शांति वार्ता फिर से शुरू करें अमेरिका और ईरान। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बड़ी खबर। तो देखिए, सऊदी अरब को अब यह डर सताने लगा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट तो पहले से ही ब्लॉक है, अगर ईरान ने बाब अल मंदेब को भी बंद कर दिया तो हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। अमेरिका ईरान के बीच वार्ता पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। इस्लामाबाद वार्ता को लेकर नई जानकारी सामने आई है। वापसी के वक्त ईरानी डेलीगेशन पर खतरा था। खतरे को देखते हुए वापसी की रणनीति बदली गई। प्रतिनिधि मंडल के सदस्य ने बहुत बड़ा दावा किया है सुरक्षा को लेकर। और ईरानी डेलीगेशन को कौन मारना चाहता था, कुछ अहम जानकारी इस दावे को लेकर। इस्लामाबाद से लौटते वक्त वार्ताकारों को खतरा महसूस हुआ। आधे रास्ते में प्रतिनिधि मंडल ने तेहरान जाने का रास्ता बदला। टीम ने तेहरान के बजाय अपना विमान मशहद की तरफ मोड़ दिया। जी हां, मशहद से टीम के सदस्य अलग अलग रास्ते से तेहरान पहुंचे। ट्रेन, कार और बस के जरिए डेलीगेशन के सदस्य तेहरान तक गए। मोहम्मद मरांडी, जो कि प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे, मेंबर थे, उनकी तरफ से यह बात कही गई है। यानी ये महज अफवाह नहीं थी, बल्कि इसके पीछे अब तथ्य भी सामने आ रहे हैं। असुरक्षित महसूस कर रहे थे डेलीगेशन के लोग, ईरान के डेलीगेशन के लोग। कुछ जरूरी बातें भी। 11 अप्रैल को अमेरिका ईरान के बीच वार्ता बेनतीजा हुई थी और उसके बाद से अब ये खबर आ रही है। ब्रजेश सर, सवाल यहां पर कुल मिलाकर यह है, एक तो वार्ता हुई, कोशिश हुई, उस कोशिश में नतीजा नहीं निकला, अगले राउंड के लिए दबाव भी बन रहा है, तैयारी भी चल रही है। लेकिन इन सब के बीच अगर ऐसी भी खबरें आती हैं कि जो डेलीगेशन जा रहा है उस पर खतरा है, ये भी खबर आ रही है कि भाई उनको अब आशंका है, शक है, तो कहने का मतलब यह है कि हर तरह का अविश्वास इस बातचीत में दिखाई दिया और आगे भी क्या यही दिखाई देगा? यानी अविश्वास के माहौल में ही क्या ये बातचीत आगे बढ़ेगी? रवि, आपकी बात सही है। यूँ तो हम सोच रहे हैं कि लड़ाई थम गई है, मगर साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत तेज़ी से चल रहा है। तरह तरह के लोग, हर एक देश के लोग, हर एक स्टेक होल्डर्स नई नई बातें कहते हैं, दोहराते हैं, अपने मतलब की बातें करते हैं। तो ये तो हुई माहौल के बारे में। और जहाँ तक आपने कहा ये जो प्रतिनिधि मंडल था उसको ही खतरा था, तो ये तो हम देख चुके हैं। जो इंटेलिजेंस सर्विसेज रही हैं मोसाद की, वो ईरान के अंदर या पहले सीरिया के अंदर कैसे कैसे घुस घुस कर लोगों को मार सकती है, वो क्षमता कमी नहीं है। तो वो डर पैदा करना नेचुरल है, लेकिन ये बात भी सही है, जब वार्ता होती है विश्वास के माहौल में होती है
बिल्कुल सही बात है सर, और वो विश्वास ही कम नजर आ रहा है। ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो सीधे तौर पर यहां दिखता है। हॉर्मुज पर नाकेबंदी से अमेरिका ईरान के बीच टकराव की स्थिति है। ईरानी सेना IRGC की अमेरिका को चेतावनी, खाड़ी और ओमान सागर को टारगेट करेंगे, ये IRGC ने कहा है। खाड़ी और ओमान सागर का कोई पोर्ट सुरक्षित नहीं रहेगा अगर तनाव बढ़ा तो। और देखिए हॉर्मुज पर अमेरिका चीन में टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। चीन के रक्षा मंत्री की अमेरिका को चेतावनी, हॉर्मुज में चीन के मामलों में हस्तक्षेप न करे अमेरिका। चीन ईरान के द्विपक्षीय संबंधों में हस्तक्षेप से बचे अमेरिका। ईरान के साथ चीन के व्यापार ऊर्जा समझौते। तो देखिए हॉर्मुज पर अमेरिका वर्सेस चीन स्थिति क्या बन रही है, इसको भी समझते हैं। बीजिंग की चेतावनी क्या है? दूसरे देश यानी अमेरिका की वो बात करते हुए, रेफर करते हुए वो कह रहे हैं कि हमारे मामलों में वो हस्तक्षेप न करे। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो इस स्थिति के लिए वो अमेरिका को जिम्मेदार भी मानते हैं, उसे आगाह भी कर रहे हैं। ईरान से हमारे व्यापार ऊर्जा समझौते उसे हम पूरा करेंगे। जी हां, यह सीधे तौर पर चीन की तरफ से कहा गया है। हॉर्मुज हमारे लिए खुला है, हमारे जहाज आ जा रहे हैं। अब इसके मायने क्या हैं? चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल आयातक देश है। चीन का तेल ईरान और मध्य पूर्व से आता है। नाकेबंदी से चीनी अर्थव्यवस्था को झटके की आशंका है और ये जिनपिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेल महंगा, फैक्ट्रियां प्रभावित होंगी, महंगाई बढ़ेगी। जरूरी बात यह है कि चीन ईरान को अपना बहुत महत्वपूर्ण साझेदार मानता है और ऐसे में डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, अमेरिका की यह नाकेबंदी शी जिनपिंग को बहुत नागवार गुजर रही है। लेकिन इस तनाव का अंजाम क्या हो सकता है, क्योंकि नाकेबंदी तो की गई है और उसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत आक्रामक बयान भी आ रहे हैं। देखिए ये जो ब्लॉकेड है अमेरिका का, ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की मोड़ पर आ चुका है और मुझे लगता है कि अभी तक तो ट्रंप जो दुनिया को ब्लैकमेल करते आए हैं अपनी बातों से, अपने स्टेटमेंट से, अब उन्होंने क्या किया है कि डायरेक्टली एक्शन लिया है ये ब्लैकमेल। तो ही इज द बिगेस्ट ब्लैकमेलर। अभी वो कहते थे ईरान को कि ईरान ने क्या किया है, उसको डिसरप्ट किया है। तो ईरान तो डिसरप्ट कर रहा था स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, अब जो है ट्रंप उसको क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से मुझे लगता है ब्लैकमेल कर रहे हैं उसको ब्लॉकेट करके। तो ये एक कल का आप स्टेटमेंट देखिए चीन ने खुला कहा है कि अमेरिका जो है चाइना को कॉर्नर करने की कोशिश न करे, क्योंकि अभी आपने बताया कि चाइना ही दुनिया का सबसे बड़ा जो एनर्जी कंज्यूमर है। तो उसके लिए बहुत ही सर्वाइवल और सिक्योरिटी का सवाल है चाइना के लिए। मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ये जो ब्लॉकेड है ये बहुत दिनों तक सस्टेन होगा। क्यों? क्योंकि उसके सहयोगी देशों ने कल ही कहा था कि भाई अब तो ये समझा दो मुझे कि इसको पहले आपके साथ हम रीओपन के लिए खड़े हुए थे, अब आप ब्लॉकेड कर रहे हो, तो आखिर हमें करना क्या है? आप कहते आ जाइए मेरे साथ, चलो ब्लॉकेड करते हैं, कभी कहते हो कि रीओपन करते हो। तो ये डिलेमा है, हर तरह से दबाव बनता दिखाई दे रहा है। इस ब्लॉकेट को लेकर भी चीन भी दबाव बना रहा है, रूस भी दबाव बना रहा है, अरब देश भी दबाव बना रहे हैं। सवाल यह है कि इस दबाव का क्या प्रभाव पड़ेगा। और देखिए नाकेबंदी में 15 अमेरिकी वॉरशिप शामिल हैं। गाइडेड मिसाइल और विमानों से ये वॉरशिप लैस हैं। मिडिल ईस्ट में तैनात की गई है वॉरशिप और उनको अलर्ट पर रखा गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। ईरान की धमकियों को देखते हुए हॉर्मुज के बाहर वॉरशिप को तैनात किया गया है। और इस बीच एक और डेवलपमेंट यह हुआ है कि कुवैत ने एशिया भेजे जाने वाले तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं। 1 मई से प्रीमियम बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। ओमान दुबई बेंचमार्क से $17 प्रति बैरल ज्यादा की कीमत रखी गई है। अप्रैल में $1.15 प्रीमियम था, जिसे बढ़ा दिया गया है। तो देखिए हॉर्मुज पर नाकेबंदी, ग्लोबल मंदी, जी हां आहट यही है ग्लोबल मंदी की। देखिए क्या स्थिति है, जरा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो अब तक हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा दबाव दस्तक देने वाला है। हॉर्मुज स्ट्रेट और बाब अल मंदेब, इन दोनों को अगर ब्लॉक किया जाता है या ये प्रभावित होते हैं तो क्या होगा? ग्लोबल तेल सप्लाई का ये 30% हिस्सा यहां से मूव करता है, निकलता है। रोजाना 25 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई यहां से ठप हो जाएगी। ऐसी स्थिति में
और कहां कहां इंपैक्ट पड़ेगा। एशिया और यूरोप में बड़े तेल संकट की आशंका है, जैसा कि हमने बताया भी कि कई देश इसी पर ही निर्भर हैं ज्यादातर। और अगर तेल सप्लाई पूरी तरह से ठप हो जाती है, उसका इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, तेल पर असर पड़ेगा और ये $100 प्रति बैरल से ज्यादा की कीमत पे ही रहेगा। कभी कभी फ्लक्चुएट हो रहा है, ये लगभग एक स्थायी स्थिति में पहुंच जाएगा। 24 घंटे में 8% दाम इसके बढ़े हैं। और इस तरीके से एलपीजी की बात करें, जबरदस्त क्राइसिस एलपीजी का भी इससे पैदा हो जाएगा। यानी कि इस समस्या की जो झलक है वो घर घर रसोई घरों में भी दिखने लगेगी। ट्रांसपोर्ट की बात करें, महंगा होने की आशंका है, हर चीज के दाम भी बढ़ जाएगा, हर वस्तु की कीमत में इजाफा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से। खाने पीने की चीजें कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। ये एक अलग समस्या पैदा करने वाली चीज नजर आ रही है, जो कई देशों के लिए तो बहुत ही बड़ा संकट है, क्योंकि खाने पीने की चीजें अगर महंगी हो गई तो वहां पर पहले से ही समस्या है और समस्याएं बढ़ेगी। आलोक पुराणिक हमारे साथ इस वक्त अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जो एक मैप दिखाई दे रहा है, एक हमें मानचित्र दिखाई दे रहा है ग्लोबल क्राइसिस का, तो सवाल यह है कि कुछ देश ऐसे हैं, अमेरिका जैसे देश, वो कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ देश चाइना जैसे हैं जो हाईली डिपेंड करते हैं, वो कहते हैं कि हम पर बहुत असर पड़ेगा, 90% सप्लाई हमारी वहीं से होती है। ये ग्लोबल कॉन्ट्राडिक्शन हितों का और उसमें ये क्राइसिस, क्या ये एक बड़े जंग की तरफ इशारा कर रही है? ये समस्या शुरू होगी आर्थिक से, लेकिन क्या आपको लगता है कि बड़े प्लेयर भी अंततः मैदान में उतर जाएंगे इस दबाव की वजह से? देखिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि अर्थव्यवस्था सिर्फ हकीकतों पे नहीं, आशाओं और आशंकाओं पर चलती है। वहाँ का माहौल इस कदर आशंका वाला हो गया है कि अर्थव्यवस्था बहुत दीर्घ काल तक असर में रहने वाली है। अभी कल डेटा आया रिटेल इन्फ्लेशन का, वो 3.4% का है और वो अगले महीने 4% तक जाने की आशंका है। तो कच्चे तेल की सप्लाई अब भयंकर तौर पर अनिश्चितता के दायरे में प्रवेश कर चुकी है। और अभी ये माहौल ठीक भी हो जाए तो ईरान की जो धमकी है कि मैं तो $200 तक लेके जाने की तैयारी में हूँ और ओमान और यूएई में कोई सुरक्षित नहीं है, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक विषय जिस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं कि उस इलाके से रेमिटेंसेज आती है इंडिया की करीब $51 बिलियन की। अगर ये अनिश्चितता रही तो क्या हमारे वहाँ वर्कर्स काम करेंगे, क्या वहाँ काम धंधा चलेगा? तो ये एक बहुत बहुआयामी व्यापक आर्थिक संकट आने वाला है, जिस पे भारत के स्पेशल तौर पे 3 असर आने वाले हैं। इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई आपकी बढ़ने वाली है। जीडीपी की जो हम ग्रोथ बात कर रहे थे 7%, 7.5%, उस पर डेफिनेटली एक बहुत नीचे गिरावट आने वाली है। और तीसरी बात, अनिश्चितता के माहौल में नई औद्योगिक परियोजनाओं का एक शुरू हो पाना। जैसे कल ही हमने देखा कि नोएडा में एक बड़ा क्राइसिस हुआ, इंडस्ट्रियल क्राइसिस, तो उसमें एक वर्कर से कह रहे थे कि 4,000 रुपए का हमको सरेंडर मिल रहा है और अनिश्चितता इतनी है कि वो फिर भाव बढ़ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकल मसला नहीं है। और ज़्यादा चिंता की बात यह कि चीन का जो रुख है वो बहुत ही सीक्रेटिव टाइप का है। मेरा ऐसा असेसमेंट है कि चीन मूलतः कारोबारी नेशन है, वो अमेरिका के साथ किसी बड़े झगड़े में नहीं पड़ेगा। तो अमेरिका और ईरान एक तरह से आप मान सकते हैं कि दो ऐसे कंट्रीज हैं जहां अभी फिलहाल लॉजिक का कोई आपको ट्रेस दिखाई नहीं पड़ रहा। ईरान तो मान के चल रहा है कि हम तो तबाह हो गए, और कितने तबाह होंगे। और ट्रंप साहब का ऐसे माहौल में सर भारतीय शेयर बाजारों में स्टेबिलिटी की उम्मीद कैसे की जाए? हम देख रहे हैं कच्चे तेल के दाम बेतहाशा बढ़ते हैं, मार्केट गिरती है। कच्चे तेल के दाम जो हैं वो गिरते हैं तो मार्केट थोड़ी बढ़ती है। ये स्टेबिलिटी कब तक आ पाएगी? देखिए, स्टॉक मार्केट की स्टेबिलिटी अब आप दिनों के हिसाब से नहीं, मिनटों के हिसाब से देखेंगे। अभी 2 दिन पहले ट्रंप साहब ने एक बयान दिया कि थोड़ी शांति की ओर इशारा किया तो मार्केट मूव कर गया। फिर अभी कल देखा तो 700 पॉइंट नीचे हो गया। तो अभी स्थायित्व का कोई भी आप अनुमान स्टॉक मार्केट में ना लगाए। हमारे स्टॉक मार्केट की सेंसेक्स का मूड उस तरह से रहने वाला है जिस तरह से ट्रंप साहब का मूड है, दिन में 5 बार बदलता है। आप कह रहे हैं हर चीज वोलेटाइल है, जंग के मैदान में फैसले वोलेटाइल हैं, ये बैठके वोलेटाइल हैं, अर्थव्यवस्था वोलेटाइल है और मार्केट भी वोलेटाइल है। हर समय हर पल ये बदल रहा है। और देखिए, हॉर्मुज की जंग में रूस की भी एंट्री हो चुकी है। दिमित्री मेदवेदेव का ट्रंप से सवाल, क्या अवरोध करना अवरोध मुक्त करना है? और हॉर्मुज की नाकेबंदी पर मेदवेदेव ने ये प्रश्न उठाए हैं। दरअसल अमेरिका ने ईरानी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर दी, इसलिए वो सवाल कर रहे हैं कि भाई एक नाकेबंदी खत्म करने के लिए क्या ये दूसरी नाकेबंदी सही है?
तो बताने की कोशिश कुल मिलाकर यह है कि आपको तो अवरोध खत्म करना था जो ईरान की तरफ से पैदा किया गया था, लेकिन आपने तो एक और अवरोध लगा दिया। ट्रंप की विनाशक जिद, आर्थिक महायुद्ध की आहट। दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं कि अवरोध करना, अवरोध मुक्त करना है। मायने क्या है? हॉर्मुज को ईरानी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए यह अमेरिका की तरफ से नाकेबंदी क्यों की गई है, इस पर वो सवाल उठा रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की एक तरफा कार्रवाई ठीक नहीं है, यह सीधे सीधे रूस की तरफ से कहा गया है। मेदवेदेव इशारा कर रहे हैं कि शांति के नाम पर जंग फैलाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका तनाव फैला रहा है। हॉर्मुज की नाकेबंदी से वैश्विक तेल संकट और ज्यादा बढ़ेगा और दुनिया पर मंदी का खतरा बढ़ेगा। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि बड़े देश भी अब धीरे धीरे अपने आर्थिक दबाव की वजह से इस युद्ध में इन्वॉल्व हो रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बयानों के माध्यम से या फिर किसी मदद के माध्यम से। और मेदवेदेव हॉर्मुज को पहले भी ईरान का परमाणु हथियार बता चुके हैं। तो इस तरीके से सभी साफ दिखाई दे रहा है, रूस हो चाइना हो, वो भी प्रेशर तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को। बिल्कुल, क्योंकि इस जंग का, संभावित जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 40 दिनों की जंग में हमने ये इंपैक्ट देखा। अब सीजफायर के बाद दोबारा जंग तो नहीं शुरू हो जाएगी। आसार तो ओपी तिवारी सर इसी बात के नजर आ रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, ऐसा लग रहा है कि एपी सेंटर बन गया है। ईरान तो कह ही रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट हमारा एटम बम है। देखिए समीर, एक ब्लॉकेट को हटाने के लिए दूसरा ब्लॉकेट लगाना, अब ये लोगों को समझ में आ गया। रूस भी सामने आ गया। इवन अरेबियन देश जिन्होंने जमीन दे रखी थी अपने यूएस को बेस बनाने के लिए, उन बेसेस का क्या तमाशा हुआ। अभी देखिए सऊदी अरेबिया का अभी दिखा रहे थे, वो कहा कि अभी अमेरिका थोड़ा ये दूर रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा तबाही, अमेरिका की तबाही तो कितने जहाज चले गए, हो ही गए हैं। हाँ। लेकिन जितने इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उन्होंने ऐसी पोजीशन पर रखा हुआ है कि अभी फिलहाल सेफ है। आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो चाइना की हेल्प से अवश्य इनमें डिस्ट्रक्शन अवश्य होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी मिडिल ईस्ट के नेशंस को है, जिन्होंने अमेरिका के ऊपर विश्वास किया था कि हमें ईरान से हमें सेफ रखेगा। अब ये वार्निंग भी ईरान दे चुका है, तो इनका प्रभाव आना बहुत ज़रूरी है। चाइना का भी प्रभाव आ रहा है, रशिया का प्रभाव आ रहा है, नाटो का प्रभाव आ रहा, इवन अमेरिकन जनता का प्रभाव आएगा। ये हो सकता है कि ये झुकाव, बिकॉज अमेरिका को भी सीज़फायर चाहिए और ईरान को भी सीज़फायर चाहिए, लेकिन किस कंडीशन पर, किस कंडीशन पर? यह कंडीशन लगता है कि पाथ चलता रहेगा। जैसे अगली मीटिंग होने वाली है, फिर अगली मीटिंग होगी। अभी ट्रंप साहब भी एक सेफ, अपनी इज्जत के साथ एक एग्जिट करने का मौका मिलेगा ताकि वापस चले जाए, क्योंकि अभी भी अमेरिका उस शक्ति में नहीं है कि ईरान की सब पूरी तरीके से मिसाइल का सामना कर सके बिना नुकसान हुए। ये नहीं कह रहा हूँ कि ईरान सुरक्षित रहेगा, ईरान तो तबाह हो ही चुका है। ईरान ने डिसीजन ले लिया कि तबाह तो हो गए, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये वेनेजुएला नहीं है कि जहाँ ब्लॉकेट करके वो सक्सेसफुल हो गए। बिल्कुल सर, अरबियन देश बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया के सामने भी साबित हो गया कि ये मामला वेनेजुएला जैसा नहीं है। और देखिए, अमेरिका खाली हाथ लौटना नहीं चाहता और ईरान खुद को कैसे खाली हाथ कर दे, यही एक बहुत बड़ा विषय है। कुछ तो चाहिए अमेरिका को सम्मानपूर्वक यहां से लौटने के लिए, ईरान वो देने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। और हॉर्मुज पर स्थायी नियंत्रण की ईरान की इधर तैयारी है। ईरानी संसद तैयार कर रहा विधेयक का मसौदा, रियाल, युआन और क्रिप्टो में किया जा सकेगा भुगतान। संसद की ऊर्जा समिति के नेता जलील मुख्तार का बयान आया है, डॉलर से मुक्ति की दिशा में पहला कदम जलील ने कहा है। तो देखिए, ये दरअसल ईरान एक और बहुत बड़ी चुनौती देता हुआ अमेरिका को नजर आ रहा है। पेट्रो डॉलर्स की वजह से क्या क्या हुआ है इराक और लीबिया में, तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। हॉर्मुज पर नाटो देशों का ट्रंप को झटका। हॉर्मुज की नाकेबंदी में नाटो शामिल नहीं है, ब्रिटेन, फ्रांस ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि नाटो देश उनकी मदद करेंगे हॉर्मुज की नाकेबंदी को खुलवाने में, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस शामिल होने से सीधे तौर पर इनकार कर रहे हैं। और अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जो अपनी नाकेबंदी की है, उसके साथ कोई खड़ा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और देखिए, नाकाबंदी पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बड़ा बयान आया है। नाकाबंदी निष्पक्ष रूप से लागू की जाएगी, यूएस की तरफ से कहा गया। किसी भी देश के शिप से भेदभाव नहीं किया जाएगा।